स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फेरट क्लासेस में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम सभी मध्यकालीन भारत का इतिहास कवर कर रहे हैं, जिसमें से हम सभी मुगल साम्राज्य को कवर कर रहे हैं और मुगल साम्राज्य के क्रम में आज हम सभी शाहजहां को कवर करेंगे। ठीक है, जिसमें से जो शाहजहां था उसका समयकाल होता है 1628 से 1658। कई किताबों में 1627 से शाहजहां का शासनकाल स्टार्ट माना गया है, बट चूंकि 1628 में शाहजहां का राज्याभिषेक हुआ था तो हम शाहजहां का शासनकाल 1628 से 1658 के बीच में काउंट करेंगे। ठीक है, 1627 तक तो उसके पिता जहांगीर का ही शासन था। ठीक है, और जहांगीर की मृत्यु शाहजहां के राज्याभिषेक से 4 महीने पहले हो चुकी थी। ठीक है, तो उन 4 महीनों में शाहजहां ने राजगद्दी के लिए काफ़ी सारा संघर्ष किया था। ठीक है, तो बेसिकली जो शाहजहां का शासनकाल रहेगा वह उसके राज्याभिषेक से रहेगा। ठीक है, तो 1628 से शाहजहां का शासनकाल स्टार्ट होता है और 1658 तक जो चलता है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। ओके, अगर मुगल साम्राज्य के क्रम की बात करें तो हमने जो संस्थापक थे बाबर, जिनका समयकाल 1526 से 1530 का, उनको भी हमने कवर कर लिया है। उसके बाद हमने उनके बेटे हुमायूं को, जिनका समयकाल 1530 से 1540 था, उनको भी डिटेल से पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। और जब मैं आपको हुमायूं पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था कि बीच में शेरशाह सूरी आ जाता है और सूर्यवंश की दोबारा से स्थापना कर देता है और हुमायूं को अपनी ही राजगद्दी से खदेड़ देता है और कुछ सालों के लिए कह सकते हैं 1540 से 1545 के बीच में वह दिल्ली की राजगद्दी पर शासन करता है। उसके बाद हुमायूं फिर से आता है और शेरशाह सूरी को गद्दी से या कह सकते हैं अपने साम्राज्य से खदेड़ देता है और फिर से मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, 1 साल के लिए। उसके बाद उसका बेटा अकबर आता है, जिसका समयकाल चलता है 1556 से 1605 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद उसका बेटा जहांगीर शासन करता है, जिसका समयकाल था 1605 से 1627। ओके, इन सभी मुगल शासकों को हम पिछले वीडियो में डिटेल से कवर कर चुके हैं और साथ ही इन सभी शासकों के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन सभी को भी हर एक वीडियो में कवर किया है। ठीक है, आप बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट में जाके इन सारे शासकों के बारे में या मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, और पूरा मध्यकालीन भारत का इतिहास भी कवर कर सकते हैं। ओके, आज का जो वीडियो रहेगा वह रहेगा शाहजहां से रिलेटेड। ठीक है, जिसका कि समयकाल है 1628 से 1658। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। अब हम 1 बाय 1 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है शाहजहां से रिलेटेड वो कवर करेंगे और लास्ट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी डिटेल से हम कवर करेंगे। ओके, पहले थ्योरी कंप्लीट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में, जब जहांगीर को आपको पढ़ा रही थी तब मैंने बताया था कि जो शाहजहां था उसके बचपन का नाम खुर्रम था। ठीक है, तो शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था और खुर्रम की दक्षिणी विजय से प्रसन्न होकर जहांगीर जो उसके पिता थे उन्होंने ही इसे शाहजहां की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। आगे चलते हैं। तो शाहजहां का जन्म लाहौर में 5 जनवरी सन 1592 ईस्वी को हुआ था और इसके पिता का नाम जहांगीर था और माता का नाम जगत गोसाई, जिनका जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता था। एक जोधाबाई वो भी थी जो अकबर की वाइफ थी। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। इतनी बात आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं। तो इसका राज्याभिषेक होता है 24 फरवरी 1628 को और यहीं से इसका शासनकाल माना जाता है। शाहजहां ने राज्याभिषेक के समय एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी। ठीक है, शॉर्ट में आप इसको किरण ए सानी के नाम से जान सकते या समझ सकते हैं। ठीक है, तो शाहजहां को किरण ए सानी के नाम से भी जाना जाता था। उसने इस तरीके की उपाधि राज्याभिषेक के समय धारण की हुई थी। आगे चलते हैं तो थोड़ा सा जान लेते हैं जो जहांगीर था। ठीक है, अगर आपने पिछला वीडियो या कह सकते हैं जहांगीर का वीडियो देखा है तो आप इस लाइन को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, जो जहांगीर था ऐसा या कह सकते हैं जो शाहजहां था जिसके पिता थे जहांगीर, उनकी पत्नी थी नूरजहां। ठीक है, तो नूरजहां का एक भाई था आसफ खां। ओके, तो क्या होता है, जहांगीर की पत्नी नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से शाहजहां का विवाह हुआ था। ठीक है, जो नूरजहां थी जहांगीर की पत्नी, उनका ही एक भाई था आसफ खां। तो आसफ खां की पुत्री होती है जिसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, तो जो आसफ खां था वह अपनी बेटी का विवाह जहांगीर के बेटे शाहजहां से करवा देता, क्योंकि उसको बेसिकली पता था कि जो अगला शासक बनेगा वह शाहजहां ही बनेगा। ठीक है, तो वो दिमाग लगा के अपनी बेटी अर्जुमंद बानो बेगम का विवाह
शाहजहां से करवा देता। ठीक है, लेकिन जो शाहजहां था वैसे उसकी कई सारी शादियां हुई थी, या कह सकते हैं कई सारी उसकी पत्नियां थी, बट जो अर्जुमंद बानो बेगम थी वह उसकी फेवरेट थी। ठीक है, ओके, आगे है इसी में। परंतु सबसे चर्चित पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम थी और इन्हीं को मुमताज महल के नाम से भी जाना जाता है। ओके, क्योंकि इन्हीं की याद में शाहजहां ने मुमताज महल बनाया था। इतनी बात आप समझ गए। आगे चलते हैं और शाहजहां की विवाह के बारे में जान लेते हैं। ओके, तो शाहजहां का विवाह अर्जुमंद बानो बेगम से 1612 में होता है और अर्जुमंद बानो बेगम को 14 बच्चे होते हैं, जिनमें से 7 बच्चों की मृत्यु हो जाती है और केवल 7 बच्चे ही जीवित बचते हैं, जिनमें से 4 पुत्र होते हैं और 3 पुत्रियां होती हैं। 14वें बच्चे को जन्म देने में प्रसव पीड़ा के दौरान अर्जुमंद बानो बेगम की 1631 में मृत्यु हो जाती है। ओके, इतनी बात आप समझ गए। मतलब जो अर्जुमंद बानो बेगम थी या शाहजहां की पत्नी थी, जब वो 14वें बच्चे को पैदा कर रही थी तो उस समय प्रसव पीड़ा के दौरान उनकी 1631 में मृत्यु हो जाती और इन्हीं की मृत्यु के शोक में शाहजहां ताजमहल का निर्माण करवाता है। अगर शाहजहां के 7 पुत्रों या 7 बचे हुए बच्चों के बारे में जाने तो उनमें से पुत्रों में थे दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श और शाहशुजा। और पुत्रियों की बात करें तो जहां आरा, रोशन आरा और गोहन आरा। इनमें से जो सबसे बड़ी भी उनकी कह सकते संतान थी वह उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था जहां आरा। ओके, इतनी बात आप समझिए। आगे चलते हैं और आगे जानते हैं शाहजहां का प्रारंभिक जीवन एवं उसकी चुनौतियां। ओके, तो जब मैंने आपको जहांगीर का शासनकाल पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था कि शाहजहां एक शहजादे के रूप में अपने आप को साबित करा था, एक शहजादे कह सकते हैं शासक के रूप में। ठीक है, तो उसने उस समय काल में भी कई सारी युद्ध लड़े थे, कई सारी उपाधियां धारण की थी। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा पिछला कहानी रिपीट कर लेते हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो देखा है तो वो आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बादशाह बनने से पहले शाहजहां एक शहजादे के रूप में जहांगीर की सेवा में था, मतलब अपने पिता की सेवा में था। और जहांगीर के कहने पर ही इसने कई लड़ाइयों का नेतृत्व किया था और उसने जीत भी हासिल की थी। और इन सभी जीतों में सबसे इम्पोर्टेंट जो जीत थी वह थी मेवाड़ विजय, क्योंकि अकबर भी मेवाड़ को नहीं जीत पाया था और जो जहांगीर था वह भी मेवाड़ विजय में असफल था। ठीक है, अगर मेवाड़ से युद्ध व संधि की बात करें तो अकबर के कई प्रयासों के बाद भी वह मेवाड़ को जीतकर अपने अधीन नहीं कर सका। तो जहांगीर ने भी अपने पिता के समान साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया और मेवाड़ पर अधिकार करना शुरू कर दिया, लेकिन वह भी बेसिकली नहीं जीत पाया था। उसके बाद उसने 1608 में जहांगीर ने अपने दूसरे पुत्र परवेज को मेवाड़ के शासक अमर सिंह को पराजित करने के लिए भेजा। ठीक है, और परवेज की सहायता के लिए उसने महावत खां को उसके साथ भेजा था ताकि ये दोनों मेवाड़ पर विजय प्राप्त कर लें। लेकिन क्या हुआ, जो मेवाड़ के शासक थे अमर सिंह, उन्होंने अपने राज्य की रक्षा की, तो इस वजह से जहांगीर ने परवेज को फिर से वापस बुला लिया। इसके बाद 1614 में एक समय ऐसा आता है कि जहांगीर गुस्से में अपने पुत्र खुर्रम, जो आगे चल के शाहजहां कहलाता है, उसको मेवाड़ विजय के लिए भेज देता है। और जैसे ही खुर्रम वहां जाता है तो वहां पर वह बहुत ज्यादा कत्लेआम मचाता है, कई सारी फसलें नष्ट करता है, किसानों को पीड़ित करता है। ठीक है, तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो अमर सिंह होता है उसको ये एहसास होता है कि अब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं है और उन्हें संधि कर लेनी चाहिए। अंततः क्या होता है, जो अमर सिंह थे वह खुर्रम के सामने संधि का प्रस्ताव रख देते और जो खुर्रम था, यह कह सकते शाहजहां था, वह भी इस संधि के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। तो अब जान लेते हैं कि अमर सिंह ने अपनी संधि में क्या क्या शर्तें लिखी थी। तो यह संधि होती है 1615 में, जिसमें से पहली शर्त थी कि जो अमर सिंह था वह जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर रहा है, जिसमें दूसरा था सम्राट ने राणा मतलब अमर सिंह को चित्तौड़ समेत सारा प्रदेश लौटा दिया है जो अकबर के काल में मुगलों के आधिपत्य था। उसके बाद चित्तौड़ की मरम्मत करना निषेध कर दिया। उसके बाद चौथा था राणा मतलब अमर सिंह को सम्राट के दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और अन्य राजपूतों के समान राणा से वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए भी बाध्य नहीं किया जाएगा। ये कुछ शर्तें थी जो अमर सिंह ने किसके सामने, खुर्रम के सामने रखी थी। तो आगे क्या होता है, जब ये कह सकते हैं जहांगीर था या कह सकते हैं शाहजहां था, जब वो मेवाड़ पर विजय प्राप्त कर लेता है तो वह दक्षिण की तरफ जाता है
और दक्षिण में सबसे बड़ी विजय उसकी होती अहमदनगर की। इसके बारे में जान लेते हैं। तो शाहजहां ने जहांगीर के समय मेवाड़ को मुगलों के अधीन कर दिया था और इसके अलावा दक्षिण भारत के क्रम में उसने अहमदनगर को भी जीता था। यह उसकी सबसे बड़ी विजय थी दक्षिण की, और इस प्रकार उसने राजा बनने से पहले भी अपनी अच्छी प्रतिभा का परिचय दिया था। तो आगे ये होता है कि 1627 ईस्वी में जब जहांगीर की मृत्यु हो जाती है तो जो शाहजहां था वह दिल्ली और आगरा के पास मौजूद नहीं था। तो ऐसे में दरबारियों के पास एक अच्छा मौका था कि शाहजहां के विकल्प में किसी और को राजा बनाया जाए। ठीक है, मतलब 1627 में जब जहांगीर की मृत्यु होती है तब शाहजहां दिल्ली और आगरा के पास नहीं था। तो आगे क्या होता है, जो आसफ खां था, या कह सकते हो उसका ससुर था, उसको यह बात पसंद नहीं आती क्योंकि वो अपने दामाद को ही शासक बनता हुआ देखना चाहता था। तो उसने तुरंत ही अपने दामाद अर्थात शाहजहां को सूचना भेजी कि वह जल्द ही आगरा वापस आ जाए। तो इस क्रम में पत्राचार के माध्यम से ही शाहजहां ने आसफ खां को एक सूचना भेजी कि जितने भी विरोधी हैं उनको या उनकी हत्या कर दी जाए। ठीक है, पहले आसफ खां ने सूचना भेजी किसको, अपने दामाद शाहजहां को, कि आप जल्दी से आगरा आ जाइए, यहाँ पर कई सारी कूटनीति हो रही है। ठीक है, उसके बाद शाहजहां ने पत्राचार मतलब उसने भी एक पत्र लिखा किसको, आसफ खां को, और कहा कि जितने भी विरोधी हैं उनकी आप हत्या करवा दीजिए। तो शाहजहां ने बादशाह बनने के लिए लगभग 4 से 5 माह का संघर्ष किया, लेकिन वह इस संघर्ष में प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई नहीं लड़ पाया क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं रही। आसफ खां ने उनका काम आसान कर दिया था। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। क्योंकि 1627 ईस्वी में उसके पिता जहांगीर की मृत्यु हो जाती है और कुछ 4 से 5 महीने उसको संघर्ष करना पड़ता है शासक बनने से पहले। ठीक है, उसके बाद वो 1628 ईस्वी में 24 फरवरी 1628 ईस्वी को उसका शाहजहां का राज्याभिषेक हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से वह राजा बन जाता है। तो ये कुछ समय था उसकी शहजादे से लेके उसकी शाहजहां बन या कह सकते हैं राजा बनने तक का सफर था। अगर बात करें उसके प्रारंभिक विद्रोह की, तो कोई भी कह सकते हैं व्यक्ति या जब राजा बनता है तो विद्रोह होना स्वाभाविक सी बात है। तो उसके शासनकाल में भी कई विद्रोह हुए, जिसमें से सबसे पहला विद्रोह था बुंदेलों का विद्रोह, जो होता है 1628 ईस्वी से 1635 ईस्वी के बीच में। और इस विद्रोह में क्या होता है, तो इसके समय में 1628 ईस्वी में ओरछा के शासक जुझार सिंह ने विद्रोह किया। मतलब जो बुंदेलखंड का एरिया है वहां के शासक थे जुझार सिंह, उन्होंने विद्रोह कर दिया। और 1635 ईस्वी में इस विद्रोह का अंत हुआ और जुझार सिंह की हत्या कर दी गई। दूसरा विद्रोह होता है उसके शासनकाल में खानजहां लोदी का विद्रोह, जो चलता है 1628 से 1631 के बीच में। जो खानजहां लोदी था वह दक्षिण भारत में एक अफगान सरदार था जो मुगलों के ही अधीन था, और शाहजहां के समय में वो विद्रोह घोषित करते हुए अहमदनगर चले जाता है और वहां जाकर खुद को स्वतंत्र घोषित कर देता है। तो इस बात से दुखी होकर शाहजहां उसका पीछा करवाता है और इसके बीच में कई युद्ध लड़े जाते हैं, लेकिन अंततः यह होता है कि इस विद्रोही को 1631 में मृत्युदंड दे दिया जाता है। तीसरा विद्रोह होता है पुर्तगालियों का दमन, जो होता है 1632 में। क्या होता है, जो पुर्तगाली थे वह भारत में व्यापारिक कंपनी के रूप में आए थे। वे शाहजहां के समय उद्दंडता शुरू कर देते हैं और जैसे कई क्षेत्रों में मुगल सैनिकों को जैसे भगाना शुरू कर देते हैं, खुद से ही कर वसूलना शुरू कर देते हैं, और जो कर राजा के पास जाना था वह खुद ही वसूलने लगते हैं, या कह सकते हैं कर को बचाने लगते हैं। और यहाँ तक कि भारतीय महिलाओं से विवाह करना या उनसे जबरदस्ती उनको ईसाई धर्म में थोपना, इस तरह के कार्य पुर्तगाली उसके शासनकाल में करने लगते हैं। तो क्या करता है शाहजहां, 1632 में शाहजहां ने बंगाल के सूबेदार कासिम खां को हुगली के पुर्तगालियों का दमन करने का आदेश दिया। तो कासिम खां ने हुगली पर आक्रमण करके अनेक पुर्तगालियों की हत्या की और हजारों को बंदी बना लिया। ठीक है, तो इस तरीके से कह सकते हैं शाहजहां ने पुर्तगालियों का दमन किया। आगे हम पढ़ेंगे सिख संप्रदाय का विद्रोह, ओके, जो किया था गुरु हरगोबिंद ने। तो मैंने जब आपको जहांगीर पढ़ा रही थी तब मैंने बताया था कि जहांगीर उनके एक गुरु अर्जन देव की हत्या कर देता है। तो इसी से सिखों के बीच में और मुगलों के बीच में युद्ध या विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। तो सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर के द्वारा होने के बाद सिखों और मुगलों के बीच
संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं और यह तनावपूर्ण संबंध शाहजहां के समय भी देखने को मिलता है। तो जब शाहजहां के समय, उस समय सिखों के गुरु थे हरगोबिंद, ठीक है, गुरु हरगोबिंद थे, जो उस समय मुगलों की बात नहीं स्वीकारते थे, जिसके कारण मुगलों और सिखों के बीच संघर्ष होता है और इस प्रकार यह संघर्ष लंबा चलता रहता है। और कई क्षेत्र ऐसे भी रहे जहां पर शाहजहां का, या कह सकते हैं शाहजहां को यहां पर प्रारंभिक विद्रोह का भी सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो यह था विद्रोह सिखों के द्वारा। अगर आगे पढ़े तो कई विद्रोह के साथ साथ शाहजहां ने अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया, जिसमें से हम ये समझ लेते हैं कि शाहजहां शासक बनने के बाद सिर्फ इन संघर्षों और विद्रोह में ही व्यस्त नहीं था, बल्कि उसने अपने साम्राज्य को भी विस्तार देने का प्रयास किया, जिसमें उसने दक्षिण भारत और भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर भी ध्यान दिया। अगर उसके दक्षिणी अभियान की बात करें उसके साम्राज्य विस्तार में, तो सबसे महत्वपूर्ण था अहमदनगर, जहां पर उसने 1629 में चढ़ाई की और बाद में चलकर अहमदनगर के शासक को अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया और अहमदनगर को जीतकर पुनः अपने साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। जब वो शहजादा था तब उसने अहमदनगर को जीता था, लेकिन बाद में वो अहमदनगर को अपने हाथों से गवा देता है और 1629 में वह फिर से चढ़ाई करता है और फिर से अहमदनगर को अपने साम्राज्य में मिला लेता है शासक बनने के बाद, ठीक है। आगे दक्षिण अभियान की बात करें तो अहमदनगर के अलावा उसने गोलकुंडा और बीजापुर भी अभियान किया था, लेकिन यहाँ पर जो उसका संघर्ष था वह मजबूती से नहीं रख पाया, क्योंकि ये वो दौर था जब उसकी पत्नी जो अर्जुमंद बानो थी उसकी 1631 में मृत्यु हो गई थी, इसलिए उसको बार बार लौट के उत्तर भारत की ओर वापस जाना पड़ता था। इसलिए वह अहमदनगर को छोड़ के गोलकुंडा और बीजापुर पर अधिक ध्यान नहीं दे पाया और यहाँ पर वह कह सकते हैं अपना आधिपत्य नहीं जमा पाया, ठीक है, और सिर्फ उसने अहमदनगर पर ही अपनी पूर्ण विजय की थी। अगर आगे बात करें तो अपने शासन के समय शाहजहां ने अपने पुत्रों को अलग अलग जगह का सूबेदार बनाया था और इस दौरान औरंगजेब, जो शाहजहां का पुत्र था, जो बाद में शासक बनता है, उसे मूल रूप से दक्षिण भारत का सूबेदार बनाया गया था। किसके द्वारा? उसके पिता के द्वारा। अगर आगे बात करें उसके कांधार अभियान के बारे में, क्योंकि अभी अपन ने उसका दक्षिण भारत का अभियान देख लिया, अब हम पढ़ेंगे उसके उत्तर पश्चिमी सीमा का, ठीक है। तो जिसमें था कांधार अभियान। तो इसके कांधार भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जो अफगानिस्तान क्षेत्र में था, इस क्षेत्र में ईरानी यानी कह सकते हैं जो फारस थे उनका अधिकार हो चुका था और जहांगीर के समय भी यह क्षेत्र ईरान व फारसियों के पास चला गया था और यह एक ऐसी सीमा प्रांत क्षेत्र था जहां पर भारत में प्रवेश करने के लिए कई रास्ते बनते थे। तो क्या होता है, 1622 ईस्वी में फारस के द्वारा इस क्षेत्र को जहांगीर के समय ही जीत लिया गया था, परंतु जैसे ही शाहजहां शासक बनता है तब 1638 में वह कांधार को अपने अधीन कर लेता है और इस प्रकार जो शाहजहां था उसकी सीमा कांधार तक फैल जाती है। अब अगर शाहजहां से जुड़े कुछ इंपोर्टेंट बिंदु की बात करें तो शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता था। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि इसके समय में कई स्थापत्यों का निर्माण भी किया गया था और कह सकते हैं शाहजहां ने अपनी जो पूंजी थी उसका कह सकते हैं 80 से 90% अपना जो हिस्सा था वह स्थापत्य कला के निर्माण में ही लगाया था। जैसे उसने दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, आगरे के किले में जो उसकी मोती मस्जिद है वह भी शाहजहां द्वारा बनवाई गई थी। दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण भी शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। और आपको ये भी पता है कि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया, जिसमें उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की और ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार था उस्ताद अहमद लाहौरी, जिसमें कई शैलियों को मिलाकर ताजमहल का निर्माण करवाया गया था और ताजमहल को बनने में लगभग 22 वर्ष, जो समय काल था 1631 से 1653, इतना समय लगा था। और ताजमहल को बनाने में जो संगमरमर का उपयोग किया गया था वह राजस्थान के मकराना से लाया गया था, जो पूर्णतः सफेद संगमरमर का प्रयोग इसमें किया गया था। अगर कुछ और इंपोर्टेंट बिंदुओं की बात करें तो जिसमें से आता है मयूर सिंहासन,
जिसे तख्त ताउस भी कहा गया था, जिसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी जान लेते हैं। तो मयूर सिंहासन 17वीं शताब्दी की शुरुआत में शाहजहां द्वारा बनवाया गया था और यह भारत में मुगल सम्राटों का आसन था और इसे दिल्ली के लाल किले में दीवान ए खास में रखा गया था। मयूर सिंहासन को सोने और जवाहरातों में ढक दिया गया था, जिसमें ऊपर जाने वाली सीढ़ियां थी और शासक जमीन से ऊपर बैठते थे। इसमें नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि मयूर सिंहासन में प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी लगा हुआ था और जब 1739 में नादिर शाह ने भारत पर हमला किया तो वह इसको लूट ले गया। ठीक है, किसको लूट ले गया था? मयूर सिंहासन को अपने साथ ले गया था 1739 में। कौन? नादिर शाह। आगे कुछ और इंपॉर्टेंट बिंदु है शाहजहां से रिलेटेड। तो शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली थी। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे मोहम्मद फकीर एवं मीर हसीन। शाहजहां के समय में जो संगीतज्ञ उसके दरबार में रहते थे वह थे लाल खां, जिसे शाहजहां ने गुण समंदर की उपाधि दी थी। शाहजहां ने सिजदा और पैबोस प्रथा को बंद करवाया था, जिसमें सिजदा का अर्थ होता था कि राजा को सर झुकाकर सलाम करना और पैबोस में भूमि पर बैठकर राजा के पैरों को चूमना होता था। शाहजहां ने तीर्थ यात्रा कर पुनः लागू किए थे, तो इन करों को लागू करने के बाद कविंद्राचार्य के प्रयासों की वजह से बनारस और इलाहाबाद के क्षेत्र का तीर्थ यात्रा कर हटा दिया गया था। अगर बात करें उत्तराधिकारी के युद्ध की, क्योंकि आपको पता है शाहजहां के कई पुत्र थे जो योग्य थे उस पद के लिए, तो उनके बीच में युद्ध भी होता है। ओके, जिसे उत्तराधिकारी का युद्ध कहा जाता है और ये युद्ध चलते हैं 1658 से 1659 के बीच तक। तो 1658 से 1659 में ये 2 वर्ष उत्तराधिकारी के संघर्ष के रूप में जाने जाते हैं। इसके संबंध में कहा जाता है कि शाहजहां 1657 में बीमार पड़ जाता है और यह खबर फैल जाती है कि शाहजहां की मृत्यु हो गई है और इस तरह से जितने भी उसके पुत्र थे वो राजा बनने के लिए ललायत हो जाते हैं और इसी क्रम में सभी पुत्रों के बीच जो युद्ध होता है उसे ही हम उत्तराधिकारी का युद्ध कहते हैं। तो इस युद्ध की शुरुआत होती है 1658 में और इस समय सभी पुत्र अलग अलग क्षेत्र में सूबेदार के रूप में कार्य कर रहे थे। जैसे जो शाह बुजा था वो बंगाल क्षेत्र में था, मुराद बख्श गुजरात के क्षेत्र में सूबेदारी कर रहा था, दारा सिकोह सत्ता को प्राप्त करने की स्थिति में था और अभी हमने पढ़ा था कि औरंगजेब दक्कन के क्षेत्र में था और दक्कन के क्षेत्र से औरंगजेब तुरंत आ जाता है और गद्दी प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहला युद्ध होता है बहादुरपुर का युद्ध, जो होता है 24 फरवरी 1658 को। सबसे पहला बहादुरपुर का युद्ध होता है जो 1658 में ही होता है और इस युद्ध में दारा सिकोह ने शाह बुजा को पराजित किया था और शाह बुजा बंगाल से युद्ध करने आता है, लेकिन दारा सिकोह ने उसे बहादुरपुर के युद्ध में हराकर वापस बंगाल भेज दिया था, यह कह सकते भगा दिया था। दूसरा होता है धर्मत का युद्ध, जो 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को लड़ा गया। इस युद्ध में दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच लड़ाई हुई, लेकिन इस युद्ध में औरंगजेब की सेना के साथ मुराद बख्श की सेना भी जुड़ गई और इस युद्ध में दारा सिकोह की पराजय हुई और उसे भी भागना पड़ा। तीसरा होता है सामूगढ़ का युद्ध, जो 29 मई 1658 को लड़ा गया। धर्मत के युद्ध में पराजित होने के बाद भी दारा सिकोह ने हार नहीं मानी और फिर से दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच लड़ाई हुई और दोनों की सेना आमने सामने हुई और इस युद्ध में भी मुराद बख्श ने औरंगजेब का साथ दिया। तो इसके मतलब कह सकते इस युद्ध में भी दारा सिकोह को पराजय का सामना करना पड़ा और औरंगजेब को जीत प्राप्त हुई और इसी युद्ध के बाद तय हो गया था कि औरंगजेब ही अब मुगल वंश का अगला वास्तविक शासक बनेगा। एक और इम्पोर्टेंट युद्ध होता है देवराय का युद्ध, जो होता है 14 मार्च 1659 को। फिर एक देवराय का युद्ध होता है और इसमें भी दारा सिकोह की हार हो जाती है और औरंगजेब को वास्तविक रूप से जीत प्राप्त होती है। आगे 16 अगस्त 1659 में दारा सिकोह की हत्या करवा दी जाती है और इस प्रकार औरंगजेब इन संघर्षों के युद्धों में से निकलकर सामने आता है और अगला मुगल शासक बनता है। तो जैसे ही औरंगजेब शासक बनता है वह अपने पिता शाहजहां को कैद करवा देता है और 1658 से 1666 जो ये दौर थे कह सकते समय था, वह आगरा के किले के या कह सकते हैं आगरा के किले में शाहजहां को कैद करवा के रखता है। मतलब 8 साल वह अपने पिता को एक किले में कैद करवा के रखता है
और वो वहाँ पर ऐसी खिड़कियाँ बनाता है जहाँ से वो ताजमहल को जीवन भर देख सकता है। ऐसा वो इसलिए करता है कि जब उसको पता चलता है कि उसके पिता ने सारा धन स्थापत्य कला में ही खर्च कर दिया, तो वो करता है ताजमहल के सामने एक महल बनवाता है और वहाँ पर अपने पिता को कैद कर देता है और वहाँ पर एक खिड़की बनाता है और ताकि वो जहाँ से ताजमहल को ही देखता रहे। तो इस तरीके से 1658 से 1666 तक शाहजहां उस महल में कैद रहता है और 22 जनवरी 1666 को शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम दारा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो दारा शिकोह एक बहुत ही सहिष्णु, एक कह सकते हैं सहनशील शासक था। इसने हिंदू ग्रंथों को अच्छे तरीके से पढ़ा, इस्लाम ग्रंथों को पढ़ा और इसने कहा कि हिंदू एवं इस्लाम धर्म एक ही ईश्वर को पाने के दो अलग अलग माध्यम हैं। इसने वेद उपनिषद सबका अध्ययन किया था और काफी उसका झुकाव हिंदुत्व की तरफ भी था। इसने भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया था। दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया और सिर अकबर के नाम से फारसी में अनुवाद करवाया था। किसका? उपनिषदों का। लैनपून नामक इतिहासकार ने दारा शिकोह के सहिष्णु विचारों के कारण इसे लघु अकबर की संज्ञा भी दी थी। किसने? लैनपून ने। दारा शिकोह खुद भी एक बड़ा विद्वान था। उसने कई ग्रंथों की रचना की थी, कई पुस्तकों का रूपांतरण किया था और अनुवाद करके कई अन्य भाषाओं में इसकी रचना भी करवाई थी। और शाहजहां ने दारा शिकोह के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसे शाह बुलंद इकबाल की भी उपाधि दी थी। ओके, तो ये दारा शिकोह से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। यहाँ पर अपनी थ्योरी सेशन खत्म होता है। अब बारी है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, शाहजहां का जन्म हुआ था। ऑप्शन है 5 जनवरी 1592 ईस्वी, 4 जून 1591 ईस्वी, 1 मार्च 1592 ईस्वी और 4 नवंबर 1592। तो राइट आंसर है आपका 5 जनवरी 1592। नेक्स्ट है, शाहजहां का आगरा में भव्य राज्यारोहण संपन्न हुआ था। ऑप्शन है 5 फरवरी 1828, 6 फरवरी 1628, 7 फरवरी 1622 या 4 मार्च 1655। तो राइट आंसर है 6 फरवरी 1628। नेक्स्ट है, उत्तराधिकारी का तीसरा युद्ध किस स्थान पर हुआ था। ऑप्शन है धर्मत, बहादुरपुर, सामूगढ़ या बनारस। तो राइट आंसर है सामूगढ़। नेक्स्ट है, शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र कौन था। ऑप्शन है औरंगजेब, मुराद, शुजा या दारा। तो राइट आंसर है आपका दारा। नेक्स्ट है, राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट कहलाया। ऑप्शन है शाहजहां, जहांगीर, बाबर या अकबर। तो राइट आंसर है शाहजहां। नेक्स्ट है, 1616 ईस्वी में अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध विजय के उपरांत राजकुमार खुर्रम को जहांगीर ने कौन सी उपाधि प्रदान की। तो ऑप्शन है नादिर अल उस, शाहजहां, किरण ए सानी या बादशाह गाजी। तो राइट आंसर है शाहजहां। नेक्स्ट है, 5 जनवरी 1592 ईस्वी को शाहजहां का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन है दिल्ली, लाहौर, फतेहपुर सीकरी या काबुल। तो राइट आंसर है लाहौर। नेक्स्ट है, शाहजहां की माता का क्या नाम था। ऑप्शन है हाजी बेगम, शहजादी खानम, जगत गोसाई या चांद बीबी। तो राइट आंसर यहाँ पर जगत गोसाई। नेक्स्ट है, शाहजहां का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से कब हुआ था। ऑप्शन है 1611, 1612, 1615 या 1628। तो राइट आंसर है 1612। नेक्स्ट है, अर्जुमंद बानो बेगम को शाहजहां ने कौन सी उपाधि प्रदान की। तो ऑप्शन है बादशाह बेगम, इतमाद उद्दौला, नादिरुज्जमा या मलिका ये जमानी। तो राइट आंसर है यहाँ पर मलिका ये जमानी। नेक्स्ट है, अर्जुमंद बानो बेगम को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है मेहरुनिसा, लाडली बेगम, मुमताज महल या रोशन आरा। तो राइट आंसर है यहाँ पर मुमताज महल। नेक्स्ट है, शाहजहां आगरे में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर कब बैठा। ऑप्शन है 24 मार्च 1611, 24 जून 1628, 6 फरवरी 1628 या 24 जनवरी 1612। तो राइट आंसर यहाँ पर 6 फरवरी 1628। नेक्स्ट है, किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। ऑप्शन है जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां या बहादुर शाह। तो राइट आंसर यहाँ पर शाहजहां। नेक्स्ट है,
किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? तो ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं या अकबर। तो राइट आंसर है शाहजहां। नेक्स्ट है बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? ऑप्शन है जगन्नाथ, हरनाथ, कविंद्राचार्य या कवि हरिनाम। तो राइट आंसर है कविंद्राचार्य। नेक्स्ट है शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? ऑप्शन है थॉमस रो, विलियम हॉकिंस, इब्न बतूता या मनुची। तो राइट आंसर है मनुची। नेक्स्ट है शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? ऑप्शन है दिल्ली, जयपुर, आगरा और अमरकोट। तो राइट आंसर है आगरा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद पूर्णतः संगमरमर से बनी हुई है? ऑप्शन है आगरा की मोती मस्जिद, सीकरी की जामा मस्जिद, दिल्ली के पुराने किले में किला ए कुन्हा मस्जिद या दिल्ली की जामा मस्जिद। तो राइट आंसर है आगरा की मोती मस्जिद। नेक्स्ट है दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किनमें से किसने किया? ऑप्शन है शाहजहां, हुमायूं, अकबर या इब्राहिम लोदी। तो राइट आंसर है शाहजहां। नेक्स्ट है ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, शेरशाह या नादिर शाह। तो राइट आंसर यहाँ पर शाहजहां। ठीक है। नेक्स्ट है ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया गया संगमरमर कहाँ से लाया गया था? ऑप्शन है शाहदरा लाहौर, मकराना राजस्थान, औरंगाबाद महाराष्ट्र या सिकंदरा आगरा। तो राइट आंसर है मकराना राजस्थान। नेक्स्ट है विश्व प्रसिद्ध तख्त ए ताऊस जिसे मयूर सिंहासन कहा गया, जिसे मुगल शासक शाहजहां ने इनमें से किसके द्वारा बनवाया था? तो ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन, शाह अब्बास, बेबादल खां या इस्माइल। तो राइट आंसर है बेबादल खां। नेक्स्ट है सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो ऑप्शन है मुराद, औरंगजेब, मीर जुमला या अबुल हसन कुल्बशाह। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर है मीर जुमला। ठीक है, मीर जुमला को ही मोहम्मद शहीद के नाम से जानते थे और ये आदिलस्तान का रहने वाला था। नेक्स्ट है इनमें से किसे शाहजहां ने दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया था? ऑप्शन है मुराद बख्श, शाह शुजा, औरंगजेब या दारा सिको। तो राइट आंसर है औरंगजेब। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने रुपया और दाम के मध्य आना सिक्की का प्रचलन करवाया? ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या अकबर। तो राइट आंसर है यहाँ पर शाहजहां। नेक्स्ट है शाहजहां नामा के लेखक हैं। ऑप्शन है शाहजहां, गुलबदन बेगम, अब्दुल हमीद लाहौरी या इनायत खां। तो राइट आंसर है यहाँ पर इनायत खां। नेक्स्ट है दारा सिको एवं औरंगजेब के बीच उत्तराधिकारी के लिए अंतिम युद्ध देवराय की घाटी में कब हुआ? ऑप्शन है 18 जून 1658, 8 जून 1658, 16 अप्रैल 1657 या 12 अप्रैल 1659। तो राइट आंसर है 12 अप्रैल 1659। नेक्स्ट है शाहजहां की मृत्यु कब हुई? तो ऑप्शन है 1658, 1660, 1662 और 1666। तो राइट आंसर है 1666। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया था? तो ऑप्शन है जहांगीर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां। तो राइट आंसर यहाँ पर शाहजहां। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट 29 क्वेश्चन थे जो इस वीडियो में कवर किए। आप लोगों को बच्चों ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक करना। ओके बच्चों।